नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। नवनिर्वाचित नगर परिषद सभापति राकेश पाठक का भाजपा कार्यालय पर स्वागत अभिनंदन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने भाजपा कार्यालय पर नवनिर्वाचित नगर परिषद सभापति राकेश पाठक का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर भाजपा का दुपट्टा माला पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर भीलवाड़ा शहर का चहुमुखी विकास होगा। नवनिर्वाचित नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि शहर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और स्वच्छता और हरियाली प्राथमिकता होगी। स्वच्छ भीलवाड़ा, हरा भरा भीलवाड़ा का सपना साकार होगा। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन सिंह राठौड़, बाबूलाल मेहता, जगदीश सेन सहित भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत अभिनंदन किया। वहीं भीलवाड़ा नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है तथा वार्ड वासियों में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद में लगातार तीसरी बार सभापति बना है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस नेतृत्व को धराशायी किया है और कांग्रेस को धराशायी किया है, जो हमारे लक्ष्य था कि कांग्रेस विहीन भीलवाड़ा, उस दिशा में हम निरंतर अग्रसर है। और निश्चित रूप से ये जो नगर परिषद की जीत का और नगर पालिकाओं की जीत का आगाज है, ये थप्पड़ कांग्रेस को सहाड़ा उपचुनाव तक सुनाई देगी। इसके साथ ही मैं भीलवाड़ा शहर की जनता, भीलवाड़ा शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार जताता हूँ कि इस लगातार भारतीय जनता पार्टी का सभापति नगर परिषद में तीसरी बार काबिज होने में जो सहयोग किया है, भीलवाड़ा की जनता को शत शत नमन। भीलवाड़ा के गौरवशाली कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को शत शत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में वार्ड 32 की विजय पार्षदा आरती शेखावत के निवास पर कार्यकर्ता तथा वार्ड वासियों ने शेखावत को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रमेश राठी, प्रकोष्ठ अध्यक्ष गोपाल सोनी, मदन लाल जोशी, राजेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, प्रभात वर्मा तथा जगदीश सेन उपस्थित थे। जिले की गंगापुर नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश तेली मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने तथा जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पालिका अध्यक्ष तेली ने जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा का भी माला पहनाकर स्वागत किया। शर्मा ने तेली को पालिका अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। इस पर अध्यक्ष तेली ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि चंबल का पानी पूरे पालिका क्षेत्र को मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। इस अवसर पर जिला महामंत्री महेश सोनी, जिला कोषाध्यक्ष चेतन नीडवानिया, श्याम पुरोहित, हेमरा आचार्य, पूर्व प्रधान भंवरलाल गर्ग आदि मौजूद थे। पहले की भांति अधिक संख्या में हमारे लोग जीत के आए हैं। पहले की भांति वोटिंग परसेंटेज भी अधिक रहा है हमारा, और हम और प्रयास करते रहेंगे और पूरे ज़िले में विकास की अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो काम बढ़ रहा है उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थे और रामपाल जी उपाध्याय साहब हमारे मोहल्ले के थे, इसी कारण और टिकट जो था कि ममता व पिता का स्नेह बच्चे के विकास का मुख्य आधार होती हैं, पर यदि छोटी उम्र में ही उनका साया उठ जाए तो बच्चे के पालन पोषण की राह भी मुश्किल हो जाती है। कुछ ऐसी ही दुख भरी दास्तां है मोगर पंचायत के बराड़िया का बाड़िया गांव के एक भील परिवार की। बराड़िया का बाड़िया निवासी मिशीलाल भील गुजरात में मजदूरी करता था। उसे पेट दर्द की बीमारी ने चंगुल में लिया तो परिजनों ने गाढ़ी कमाई से बचत की रकम उपचार पर खर्च की, फिर भी उसे नहीं बचा पाए। पिता 35 वर्ष की उम्र में ही परिवार को अलविदा कह गए। मिशीलाल भील के 4 लड़के लड़की हैं और पत्नी पानी देवी और माता पिता की जिम्मेदारी भी पत्नी पानी देवी पर आ गई। जैसे तैसे कर मिशीलाल की पत्नी पानी देवी ने 2 साल तक वृद्ध सास ससुर और बच्चे का भरण पोषण कर गुजारा चलाया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और 26 जनवरी की शाम पानी देवी भी परिवार को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। नाबालिग बच्चे के सिर से पिता के साया का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि उनकी मां पानी देवी भी 4 बच्चों को दादा दादी के भरोसे छोड़कर 26 जनवरी की शाम अचानक पेट दर्द हुआ और दुनिया को अलविदा कह गई। अब दादा इंदिरा राम भील व दादी दाखू देवी भील पर पोते पोतियों के गुजारे की जिम्मेदारी आई, लेकिन दादी दाखू देवी वृद्धावस्था में होने के कारण बिस्तर में ही लेटे रहती है तो दादा इंदिरा राम को सांस की बीमारी होने के कारण कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे में दादा दादी और भाई बहन की जिम्मेदारी सबसे बड़े बेटे संपतलाल भील पर आ गई। संपतलाल महज 15 साल की उम्र का है और वह भी लकवे में होने के कारण कोई काम नहीं कर सकता। संपत के दादा इंदिरा राम ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वृद्धावस्था में वह रोजगार नहीं कर सकते।
ऐसे में पोते पोतियों का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं कई दिन तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। उम्र अधिक होने से मजदूरी करना भी मुश्किल है। 8 वर्षीय संगीता अधिकतर बीमार रहती है और वह पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती है, जबकि 5 वर्षीय सुरेंद्र व 3 वर्षीय राकेश केलूपोश मकान के आंगन में खेलकर दिन का गुजारा करते हैं। 15 वर्षीय संपत लाल ने बताया कि खाद्य सूची में नाम होने से परिवार को राशन मिल रहा है, लेकिन उस राशन से परिवार की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं अन्य सरकारी सुविधाओं से भी वंचित है। परिवार को पालनहार योजना के तहत मदद तो मिल सकती है, पर योजनाओं की जानकारी नहीं होने से लाभ नहीं मिल रहा। सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह वार्ड पंच बाबू सिंह ने राजस्थान को बताया कि कागजात तैयार कर सरकारी योजना का लाभ दिलवाएंगे, पर क्षेत्र में कार्यरत कोई सामाजिक संस्था भी मदद के लिए आगे आए तो इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। लोकवाणी का इस खबर को दिखाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि इस परिवार को आर्थिक सहायता की मदद मिले और कोई सामाजिक संस्था या भामाशाह आगे आए, जिससे कि इस लाचार परिवार का भरण पोषण हो सके और नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभा सके। रिको द्वारा मंगलवार को ई नीलामी में किए जा रहे भूखंडों की जानकारी हेतु बिजनेस प्रमोशन एवं प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ उप महाप्रबंधक पीआर मीणा ने बताया कि शिविर में ग्रोथ सेंटर में स्थित आवासीय, औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखंडों की जानकारी दी गई। ग्रोथ सेंटर में 138 आवासीय, 2 औद्योगिक व 1 व्यावसायिक भूखंडों की ई नीलामी की जा रही है। ई नीलामी के इच्छुक व्यक्ति 22 फरवरी तक ऑनलाइन अमानत राशि तक जमा करवाकर भाग ले सकते हैं। शिविर में लगभग 30 उद्यमियों ने भाग लिया है, जिसमें सिंथेटिक वीविंग एसोसिएशन के महासचिव साबिर खान, रिको ग्रोथ सेंटर उद्योग संस्था के अध्यक्ष जेपी गदिया व महासचिव रामप्रकाश काबरा प्रमुख थे। सभी उद्यमियों ने मौके पर पहुंचकर आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण किया एवं सभी ने ई नीलामी में भूखंड आवंटन हेतु रुचि दिखाई। में 246 आवासीय भूखंड नियोजित किए गए हैं, उसमें से 138 भूखंडों की नीलामी रखी गई है। इनमें ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवंटन किए जाएंगे। उसमें से कुछ भूखंडों का जो उद्यमी है, ग्रोथ सेंटर के उद्यमी, उनके लिए हैं और कुछ जो प्लॉट है वो आमजन के लिए हैं। नीलामी कल 8 तारीख से प्रारंभ हो गई है, जो 22 तारीख तक चलेगी। उस उक्त दिनांक में जो है अमानत राशि जमा करा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज हमने कैंप रखा गया है, उसमें से उद्योग एसोसिएशन के जो वीविंग मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं साबिर खान जी हैं, रिको ग्रोथ सेंटर के गदिया जी हैं, काबरा जी हैं, उपस्थित हुए। उन्होंने हाउसिंग कॉलोनी का मौका निरीक्षण भी किया गया और कॉलोनी को बहुत अच्छा बताया उन्होंने। संभावना की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। भीलवाड़ा जिले के मोतीबोर का खेड़ा स्थित श्री नवग्रह आश्रम में संचालित श्री नवग्रह आश्रम आयुर्वेद एवं परंपरागत चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान केंद्र को मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर ने अपने पीजी स्कॉलर के अनुसंधान के लिए चुना है। आयुर्वेद महाविद्यालय के पीजी स्टूडेंट आश्रम में पहुंचकर अनुसंधान कार्य शुरू कर चुके हैं। ये पीजी स्कॉलर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के निर्देशन में यह कार्य कर रहे हैं। श्री नवग्रह आश्रम में देश व दुनिया से काफी तादाद में कैंसर रोगियों के उपचार कराए जाने से आयुर्वेद महाविद्यालय ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए श्री नवग्रह आश्रम का चयन किया है। अनुसंधान के लिए आश्रम का चयन भीलवाड़ा जिले को गौरव दिलाएगा, क्योंकि अनुसंधान पूर्ण होने के बाद इन स्कॉलर द्वारा तैयार कैंसर रोग निदान की दवाइयों का लाभ श्री नवग्रह आश्रम के देश व दुनिया से आने वाले रोगियों को भी मिल सकेगा। मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर की एचओडी प्रोफेसर कामिनी कौशल के निर्देशन में पीजी स्कॉलर डॉक्टर भावना उपाध्याय व एचओडी प्रोफेसर अवधेश कुमार भट्ट के निर्देशन में डॉक्टर धनुश्री कोटकर अपने अनुसंधान के लिए श्री नवग्रह आश्रम पहुंच चुकी है। श्री नवग्रह आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने बताया कि मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर द्वारा अपने स्कॉलर के लिए अनुसंधान के लिए आश्रम का चयन किया जाना गौरवपूर्ण है। हम पिछले लंबे समय से कैंसर रोगियों के उपचार के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसे विश्वविद्यालय ने रिकॉग्नाइज किया है, तभी आज स्कॉलर आश्रम पहुंचे हैं। अभी आधा दर्जन स्कॉलर और भी पहुंचने वाले हैं। पीजी स्कॉलर डॉक्टर धनुश्री कोटकर ने कहा कि उनका रिसर्च 2 माह का है। आश्रम में कैंसर रोगियों को दी जा रही सुविधाओं व उपचार पद्धति से प्रभावित होकर हमको यहाँ भेजा गया है। हम यहाँ रिसर्च करेंगे तथा उसके परिणाम के आधार पर कैंसर उपचार के लिए नई दवा का इजाद करेंगे। और यहाँ पे मेरा काम है कि जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं पेशेंट्स, उनमें जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं जैसे नोशिया, वोमिटिंग, हेयर फॉल, थकान हद से ज़्यादा, फिर हेयर फॉल होता है, उनके टेस्टलेसनेस होती है, इन सारी चीज़ों के लिए एलोपैथी के पास कुछ एग्जैक्ट मेडिसिन होती नहीं है, वो उनको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो इन लक्षणों में आयुर्वेद के अंदर जो बहुत सारे रसायन चिकित्सा वर्णन की है, उसमें से एक मेरी मेडिसिन है स्वर्णवंग करके, जिसके रसायन इफेक्ट मुझे देखने हैं
कि इन पेशेंटों में कितना लाभ होता है। तो ये 2 महीने का पेशेंट का कोर्स है और ऐसा ट्रायल करना है हमें। तो हंसराज जी को बहुत धन्यवाद दूंगी मैं कि उन्होंने ये हमें यहाँ पे ट्रायल करने की परमिशन दी और बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे नया नॉलेज मिल रहा है। आयुर्वेद क्षेत्र में अभी सबने देखा है कि आयुर्वेद क्षेत्र किस तरह से सामने आ रहा है। कोरोना के समय बहुत लोगों ने अप्रोच किया है आयुर्वेद के लिए। तो कई बार जो प्रश्न आता है कि जो अब सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल लेवल पे जो बीमारी चल रही है वो है कैंसर, तो उसमें आयुर्वेद क्षेत्र में क्या है। तो कई बार ऐसा लगता है कि कैंसर में हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कैंसर का जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट होता है। तो जितने प्रकार के कैंसर हैं उन सब ही में आयुर्वेद कुछ कर सकता है क्या? तो बिल्कुल कर सकता है। किस लेवल तक कर सकता है उसका वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है कि पेशेंट की हालत कैसी है, पेशेंट कितना कोऑपरेटिव है। पर अगर जब हम कैंसर की बात करते हैं तो इसके लिए आयुर्वेद क्षेत्र में बहुत कुछ है। अभी हाल ही में जो उदयपुर में मदन मोहन मालवीय जो आयुर्वेद कॉलेज है, जो कि राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, तो उनके यहाँ से 2 डॉक्टर्स जो कि पीजी के डॉक्टर हैं दोनों, और दोनों कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं। तो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के साथ वो जो आयुर्वेद पे जो बहुत पुराने पारंपरिक तरीके से अर्बुद कर्करा पे जो चिकित्सा कर्म किया जा रहा था, उसमें कुछ नई औषधियों का उन्होंने जो नए सम्मिश्रणों के साथ में एक प्रयोग करना शुरू किया और उनका पेशेंट्स पे किस तरीके का ट्रायल होता है। और हालांकि ये सब सेफ ट्रायल होता है, पारद और जो भस्में हैं उन भस्मों पे ये चिकित्सा कर्म पे मतलब बाकायदा रिसर्च किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से भीलवाड़ा भी अछूता नहीं रहा और देश में सबसे पहले और सबसे लंबा कोरोना कर्फ्यू भीलवाड़ा में लगा। इसी के साथ ही स्कूलों में भी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह से विराम लग गया, लेकिन अब सरकार की गाइडलाइन के साथ स्कूल खुल रहे हैं। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन के साथ ही बच्चों में सामाजिक दूरी की पालना करवाना बड़ी चुनौती है। स्कूलों में बचाव के क्या इंतजाम हैं तथा अभिभावकों का इस बारे में क्या गाइडलाइन दी, इस बारे में लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली ने भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजन मार्ग में जाकर अभिभावकों, छात्रों व शिक्षकों से कोरोना गाइडलाइन के बारे में चर्चा की। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद अब जिले में धीरे धीरे स्कूलें खुल रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो प्रशासन के सामने भी एक चुनौती है, साथ ही स्कूल प्रशासन के सामने भी बच्चों को कोरोना से बचाते हुए शैक्षणिक कार्य पूरा करना एक चुनौती है। इसके साथ ही अभिभावकों को विश्वास में लेकर अब धीरे धीरे स्कूलें खुल रही है। अभी हम आए राजन मार्ग स्कूल के अंदर, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं श्यामलाल जी, इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार आप जो ये अब जो शैक्षणिक सत्र है इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। सरकारी आदेशानुसार स्थानीय विद्यालय को भी हमने शुरुआत की है शैक्षणिक सत्र की। बच्चों के अंदर कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए मेन गेट पे ही हम इनका मास्क चेक करते हैं और हमने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गोले बना रखे हैं, वाइट गोले, उनमें हम खड़ा करके अंदर प्रवेश दिलवाते हैं, हाथों को सैनिटाइज करवाते हैं और टेम्परेचर गन से इनका हम टेम्परेचर चेक करते हैं। कोई डाउटफुल है तो हम अलग से कर देते हैं और बच्चों को भेज देते हैं। बच्चों में एक अलग सा उत्साह है, पढ़ने के प्रति एक ललक है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों से दूर रहे हैं। हालांकि हमने स्माइल कार्यक्रम के माध्यम से और ई लर्निंग के माध्यम से बच्चों को जोड़े रखा, लेकिन अब जो ऐसा वातावरण मिला है तो बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि व्याप्त हुई है और पूरा विद्यालय प्रशासन और स्टाफ साथी पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी परिजनों को क्या गाइडलाइंस स्कूल की तरफ से दी गई है, किस प्रकार आपने उनको विश्वास में लिया? परिजनों की पेरेंट्स मीटिंग यहाँ रखी गई स्कूल में, उनको बताया गया है कि सरकारी आदेश और गाइडलाइन का पूरा इस विद्यालय में पालन किया जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा यहाँ पर क्लासरूम के बाहर, स्कूल बिल्डिंग के बाहर सैनिटाइज होकर आ रहा है, क्लासरूम के बाहर हो रहा है और वहाँ पर मास्क वगैरह का पूरा मतलब ध्यान रखा जा रहा है कि लगा रखा कि नहीं लगा रखा। और बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखी गई है कि कम से कम 2 गज की दूरी आपस में बच्चों के बनाई रखें और टॉयलेट वगैरह की तरफ भी पूरा सैनिटाइजेशन किया जा चुका है। कल से ही मैम कक्षा 6 से 8 तक की क्लासेस शुरू हुई है और अभी कक्षा 1 से 5 तक की अभी शायद अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई, फिर भी अभिभावकों के मन में एक डर बना रहता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
अभिभावकों को हम ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि पूरी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हमारे विद्यालय में सारी गतिविधियां चल रही हैं, शैक्षणिक गतिविधियां चल रही हैं। और इसमें सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स और छात्र जो हैं बहुत ही पॉजिटिविटी से विद्यालय की गाइडलाइन और बच्चों को पूरी गाइडलाइन के साथ विद्यालय भेज रहे हैं। और जब का इनके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे तो 1st to 5th क्लास के बच्चे भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित रहेंगे और इसके सब पॉजिटिविटी रिजल्ट निकल रहे हैं। और पेरेंट्स की जो एग्रीमेंट लेटर्स हैं वो बहुत ही उत्साह से वो भेज रहे हैं बच्चों को। और बच्चे यहाँ पर सेफ हैं, सुरक्षित हैं। पूरी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय प्रशासन सजग है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि कहीं अभी कोरोना का संक्रमण का दौर खत्म नहीं हुआ, लेकिन स्कूलें खुल गई तो कहीं प्रशासन ने जल्दबाजी नहीं की स्कूलें खोलने में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासन ने कोई जल्दबाजी की है, क्योंकि उन्होंने पूरा माहौल देख के टीचर्स डॉक्टर से राय लेके ही ये डिसीज़न लिया होगा। और स्कूलों में भी पूरी तरह से उन्होंने 50% बच्चों की उपस्थिति के लिए जोर दिया है, ताकि बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और बच्चों को कोरोना का संक्रमण भी नहीं हो। और साथ ही उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी इसी के अनुसार की है कि बच्चे इस संक्रमण से बचाव कर सकें। अभिभावकों को किस प्रकार विश्वास में लिया आपने कि भी अपने बच्चों को स्कूल भेजो, क्योंकि देखो डर तो सबको बने हुआ ही है। देखिए, एक मीटिंग रखी गई थी पहले कि ऐसे ही खोलने के पहले सरकारी निर्देशानुसार, तो वहाँ अभिभावक आए थे। उनके मन में डर तो अवश्य होगा कि हम बच्चों को भेजेंगे, यहाँ किस प्रकार से होगा, उसको कोरोना हो गया तो घर वालों को भी डर रहता है। तो उनको बताया गया कि विद्यालय में हम ऐसे ही नहीं बुलाएंगे, हमारी जो गाइडलाइन है हमें सैनिटाइज करना है, बच्चों को गन से फीवर देखना है। और केवल 33% हमारे यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम 33% बना रहे हैं। जैसे कि 40 का है तो 20 बच्चे बुला रहे हैं, तो अलग अलग बच्चे दूर बैठ रहे हैं आराम से। वो सारी चीज़ें उनको बताई गई है कि यहाँ पर पालना होगी, कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। और ये है तो अभिभावक पहले जो संशय थे तो वो काफ़ी उनको फेवर में लिया गया। और जब वो आके देखते हैं यहाँ पर कि है ना ऐसा पालना की जा रही है, केवल बातें नहीं थी, तो उनको विश्वास हो गया और वो भेजने को तैयार हो गए। बिल्कुल मैम, अभी भी कुछ बच्चों और अभिभावकों में संशय की स्थिति बनी है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस प्रकार आप उनको कॉन्फिडेंस में लाना चाहेंगे? सर बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहेंगे कि वैसे डरने की तो कोई बात नहीं है सर, डर के आगे जीत है। और सारा कुछ हम लोग कोरोना गाइडलाइंस का सभी पालन कर रहे हैं, अभिभावक और टीचर्स भी। और जो भी कोविड-19 के लिए जो भी एहतियात बरतनी है, मास्क लगाने हैं, फ्रेश मास्क लेके आने हैं और क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। और बच्चों में बहुत उत्साह है, तो डरने की तो सर कोई ज़रूरत नहीं है अभिभावकों को। बिल्कुल, हमारे साथ और भी यहाँ के छात्र हैं, वो मौजूद है। इनसे जानते हैं कि स्कूल आकर इतने दिन बाद छुट्टियाँ थी, अब जब शैक्षणिक व्यवस्था पूरी व्यवस्थित, अब कैसा लग रहा है स्कूल आके आने? सर स्कूल आके बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं। इतने दिनों बाद स्कूल खुले हैं तो यहाँ मतलब डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है। हमें हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं, टेम्परेचर मापा जाता है और स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाता है। और टीचरों द्वारा भी हमें गाइडलाइन किया जाता है भाई आपको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, सैनिटाइजर लेकर आना, अपने अपने सामान शेयर नहीं करने हैं। तो सर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, साथ ही हमारे साथ यहाँ के फिजिकल टीचर, इनसे जानते हैं कि स्कूल में आते कैसे बच्चों को आप प्रवेश देते हैं, सैनिटाइज करना ये सारा नहीं छोड़ो जी। बच्चों को जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते तो हमने यहाँ घेरे बना रखे हैं, उनको उसमें खड़े करते हैं, फिर उसके बाद सैनिटाइज करके बच्चों को प्रवेश दिलाते हैं और दूरी बनाने के लिए उनको बार बार कहते रहते हैं। और रेसेज वगैरह में जब निकलते हैं बच्चे तो उनको भी बार बार कहते रहते हैं कि भाई एक साथ झुंड बना के खड़े मत रहो और दूरी से खड़े रहो और अपना पानी पेशाब करके वापस कमरों में भी दूरी बनाए के बैठे रहना। जी बिल्कुल। तो जो यहाँ का जो स्कूल मैनेजमेंट है, साथ ही जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उनकी पूरी पालना यहाँ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के साथ ही जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं इनको भी जारी रखना अब जरूरी हो गया, क्योंकि ये पूरा सत्र अब खत्म होने को आया है। तो उस टाइम में जो बच्चों को जो बचा हुआ कोर्स है उसको पूरा कराना भी एक चुनौती है, साथ ही कोरोना का संक्रमण इससे भी लड़ना जरूरी है। तो यहाँ आपसी सामंजस्य बिठाते हुए अभिभावकों को विश्वास में लेकर आगे की जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है ये सुचारू रूप से अब धीरे धीरे शुरू होती दिखाई दे रही है। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। नगर के शाहपुरा रोड पर एनएचआई कर्मियों ने चालमपुरा ग्रिड से आ रही विद्युत लाइन के पोल को क्षतिग्रस्त करने को लेकर एबीवीएनएल कर्मियों के बीच कहासुनी हुई।
मामला नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जालमपुरा ग्रेड से नगर के लिए आ रही विद्युत लाइन के पोल को क्षतिग्रस्त करने को लेकर हुआ। पोल को क्षतिग्रस्त करने पर AVVNL कर्मियों ने इसका विरोध किया। विरोध का जवाब देते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्मियों ने कहा कि जहां पर ये विद्युत के पोल लगाए जा रहे हैं वह एक्सीडेंट जोन में आता है। इसके अलावा विद्युत पोल लगाने की अनुमति AVVNL नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नहीं ली, इसलिए हमने विद्युत पोल को हटाया है। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा नगर के शाहपुरा रोड पर हाईवे के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा इस मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी है और जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग भी लिया जाएगा। बिजोलिया में राजस्थान पंचायती राज आमुखीकरण 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। बिजोलिया पंचायत सभागार में सहायक विकास अधिकारी रामेश्वर बैरवा प्रशिक्षण दे रहे हैं। सहायक विकास अधिकारी प्रभुलाल धाकर ने बताया कि तहसील क्षेत्र के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण में पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, पंचायत राज की कल्याणकारी योजनाओं के नियमों की जानकारियां प्रदान की जा रही है। सोमवार रात्रि को मुखबिर से मिली सूचना के तहत केसरपुरा मोड़ पर बिना नंबर की गाड़ी आयसर कंपनी की ट्रक लगभग 10-11 गोवंश से भरी हुई थी, जिसे श्री तिलस्वा नाथ गौशाला चांजी की खेड़ी के गोभक्तों ग्रामीणों में बिजोलिया पुलिस की सहायता से मुक्त करवाया। गोभक्तों व ग्रामीणों के पहुंचने से पूर्व ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने में कामयाब हुए। उक्त वाहन को मैकेनिक व पुलिस की सहायता से स्टार्ट करके गोभक्त भगवान लाल मालवीय द्वारा गाड़ी को चलाकर श्री तिलस्वा नाथ गौशाला चांजी की खेड़ी में सभी गोवंश के पैरों में बंधी रस्सी को खोलकर स्वतंत्र करवाया। बिजोलिया पुलिस जांच में जुट चुकी है। इस मौके पर गोभक्त संजय गुजर, महावीर मालवीय, उमेश पाराशर, रतन सुथार व राजेश कुमार बैरागी चांजी की खेड़ी मौजूद रहे। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा में NSUI कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण गुजर व पूर्व जिला महासचिव नरेंद्र गुजर के नेतृत्व में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। पूर्व जिला महासचिव गुजर ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व कॉलेज आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें वर्तमान सत्र के सभी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति से वंचित रखा जाएगा, जो कि छात्रों के साथ पूर्ण रूप से अन्याय है। कॉलेज आयुक्तालय ने ये तर्क दिया कि इस वर्ष परीक्षा नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, लेकिन जहां इस कोरोना काल में मध्यम वर्गीय व निम्न वर्गीय लोगों का जीवन आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में इन परिवारों के गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं का पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। गरीब छात्र छात्रवृत्ति से अपना प्रवेश शुल्क व परीक्षा शुल्क जमा कराते हैं। अगर इस बार उन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उन हजारों गरीब छात्रों की आगे की पढ़ाई रुक जाएगी, जिससे उन हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसी समस्या को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर कॉलेज प्रशासन हमारी इस मांग को नहीं मानता है तो NSUI उग्र आंदोलन करेगी। ज्ञापन देने वालों में जगदीश गुजर, मोहित सुवालका, तनवीर खान, नारायण फागना, विनोद वैष्णव, भागचंद गुजर, कैलाश भाटी, सीनू चौधरी, उदय सिंह समेत कई NSUI कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा में NSUI कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष कीर्तिवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ऋतुराज बसंत के आगमन पर माघ माह के पंचमी तिथि के पावन दिन विद्या व बुद्धि दात्री वीणा वादिनी मां सरस्वती की आराधना की जाती है। अतः इस वर्ष भी मिथिल सेवा संस्थान भिलवाड़ा द्वारा बसंत पंचमी महोत्सव के दौरान 2 दिवसीय सरस्वती पूजा का आयोजन 16 फरवरी एवं 17 फरवरी को बाबूनगर I सेक्टर साउथ ब्लॉक के महादेवी पार्क भिलवाड़ा में किया जाएगा। पूजा के आयोजन सुचारू रूप से हो, इसके लिए अलग अलग कार्यों के लिए सुभाष झा, प्रशांत चौधरी, राजन ठाकुर, प्रभु नारायण झा, दिलीप झा, नावलकांत झा व इंद्रकांत झा जैसे अनुभवी लोगों का दल गठित किया गया है। 7 दिवसीय आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग कोर्स मंगलवार को समाप्त हुआ। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ वुमेन की अध्यक्ष ललिता विजयवर्गीय के अनुसार ग्रुप की सचिव राजेंद्र राठी द्वारा ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स निःशुल्क कराया गया। वंदना राठी, दीपा चौधरी, गिरीशा राठी और विनेश चौधरी द्वारा यह कोर्स किया गया। सभी ने बड़ी ही आकर्षक ज्वेलरी बनाई, जिसमें गले का हार, कान के झुमके, टीका, ब्रेसलेट आदि चीजें शामिल थी। इसे सीखकर घर पर बैठकर रोजगार भी प्राप्त किया जा सकता है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage,
कंप्लीट इवेंट, रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस। मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगो के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भिलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। गुड़ला क्षेत्र के ग्राम पंचायत गाडरमाला के वार्ड नंबर 3 चावंडरी में आज आंगनबाड़ी में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में खुशी परियोजना के फील्ड मैनेजर अनिल सोनी, प्रभुलाल वैष्णव, वार्ड पंच कैलाश गुज्जर, संदेश कुमार माली, मीरा कंवर, श्वेता कंवर आदि ने भाग लिया। मीटिंग में आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कैलाश गुज्जर को अध्यक्ष, संदेश कुमार माली को उपाध्यक्ष, मीरा कंवर को सचिव, श्वेता को कोषाध्यक्ष चुना गया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के आयुष चिकित्सालय महात्मा गांधी परिसर के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया। इसमें पक्षाघात, शरीर में सूनापन हेतु सभी का उपचार किया जाएगा। अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि डॉक्टर अनुराग शर्मा इलाज करेंगे। इसमें निःशुल्क दवाइयां व परामर्श दिया जाएगा। समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में मंगलवार को प्रदोष पर शिवालय में दिन भर भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक जारी रहा। प्रवक्ता भेरूलाल अजमेरा ने बताया कि नमक चमक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान का अभिषेक किया।
प्रवक्ता बेरूलाल अजमेरा ने बताया कि नमक चमक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान का अभिषेक किया। मंदिर में राम रामेश्वरम की प्रतिमा को विशेष कांच एक अनेक देखकर श्रद्धालु अचंभित होते नजर आए। यह अभिषेक पंडित रामू आचार्य व पंडित रामाकांत आचार्य सहित मंडली के सानिध्य में हुआ। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से प्रति सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी साप्ताहिक रामायण पाठ का आयोजन 14 फरवरी को गढ़बोड़ चार पूजा जी मंदिर में आयोजित होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।